नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। जाड़ा अपने प्रचंड आवेग में था। हस्तिनापुर के ऊपर धुंध और कोहरे के बादल अभी भी जमे हुए थे। रियाया बेसब्री से सूर्य देवता के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रही थी। लोग तिलगट्टा लाई चूड़ा दान करके संक्रांति की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक बार सूर्यदेव उत्तरायण होंगे तो धरती के सीने और सियासत के दिलों में जमी सर्दी भी पिघलेगी। स्वयं धृतराष्ट्र की भी दिली तमन्ना थी कि मकर संक्रांति का सूरज उगे और दरबार खुले में आयोजित हो। बंद कमरों में दरबार के हामी नहीं थे धृतराष्ट्र, लेकिन दरबार की मजबूरी थी, उसे तो लगना ही था। जाड़े से बचने के लिए संजय ने भालू के बालों से बनी जैकेट ओढ़ रखी थी। स्वयं धृतराष्ट्र भी खूबसूरत फरदार जैकेट में सजे धजे थे। उन्होंने कहवा का कप होठों से हटाया और बुदबुदाया, कब तक चलेगी हस्तिनापुर में प्रदूषण और सर्दियों की आंख मिचौली। घाम नहीं होगा तो जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे। संजय ने कहा, कोशिश तो न्यूज लॉन्ड्री वाले कर रहे हैं कि बात डंकापति के कानों तक पहुंचे। प्रदूषण खत्म हो और साफ हवा हो, इसके लिए वो हवा का हक मांग रहे हैं। रोज डंकापति और उनके शागिर्दों से पूछते हैं कि आखिर हस्तिनापुर की हवा सांस लेने लायक कब बनेगी। आज मैं भारत के वजीर आजम हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके आवास के पास हूँ। भारत के पर्यावरण मंत्री अभी हैं भूपेंद्र यादव। अभी हम उनके ही घर के बाहर मौजूद हैं। It's Christmas morning and we're outside the residence of Delhi Chief Minister Atishi today. हम दोनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर खड़े हैं। हम अभी हैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के आवास में। संजय ने कहा, स्वयं डंकापति का मानना है कि दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण का आलम बहुत बुरा है। पत्रकारों को खासकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। नहीं, कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होती। ये बात कहते कहते संजय का चेहरा मुरझा गया। वो किसी सोच में पड़ गए। ऐसा लगता है कि कोई बात उन्हें अंदर से खाए जा रही है। दरबार में भी कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। तब धृतराष्ट्र ने इस सन्नाटे को भंग करते हुए पूछा, क्या हुआ संजय, यकायक चुप क्यों हो गए? क्या बात अपने मन में दबाए हुए हो? क्या कोई गम है जिसको छुपाए हुए हो? धृतराष्ट्र की बात पर संजय सोच के भवसागर से बाहर निकले और अपने विचारों का पुलिंदा संभालते हुए बोले, महाराज, दरअसल मुझे डंकापति को देखकर बहुत मया आ रही है। अभी क्या दिन हुए जब गुलशन में बहार थी, संख्या 400 पार थी, नौबत दरवाजे पर बज रही थी, हाथी द्वार पर झूलते थे। डंकापति के अश्वमेध का घोड़ा समूचे आर्यावर्त में निर्द्वंद्व दौड़ रहा था। सिर्फ 8 महीने पहले ही तो डंकापति ने ऐलान किया था कि वो अब मनुष्य मात्र से देवता हो चुके हैं। अब वो जैविक नहीं अजैविक हो चुके हैं। और आज 8 महीने के भीतर क्या से क्या हो गया। बार बार अपनी बातों से पलटकर वो ये साबित कर रहे हैं कि वो हैं तो बायोलॉजिकल ही। यह सब देखकर मुझे डंकापति पर बड़ी मया आ रही है। भरे दरबार संजय का भावुक प्रवचन सुनकर धृतराष्ट्र अंदर से हिल गए। उन्होंने पूछा, हुआ क्या? डंकापति ठीक तो हैं? तब संजय ने बिना एक भी शब्द कहे एक वृत्त चित्र चला दिया। मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी। मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। मैं भी मनुष्य हूं। धृतराष्ट्र यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन मन की वह मुस्कान इतनी तेज थी कि उसकी तरंगे संजय के सैटेलाइट वाले कानों की पकड़ में आ गई। संजय ने धृतराष्ट्र की मुस्कुराहट का कारण जानना चाहा। तब धृतराष्ट्र ने कहा, इस विषय पर हमने पहले भी बात की है संजय। मैंने उनको पहले भी सलाह दी थी कि सूखा माल मत मारा करो, जुबान बेकाबू हो जाती है, लेकिन वो नहीं माने। 21वीं सदी में कौन कहेगा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं? डंकापति के साथ तो ये होना ही था। तुम बेमतलब इमोशनल हो रहे हो। संजय को बात चुभ गई। उन्होंने धृतराष्ट्र को चुनौती देते हुए कहा, ऐसा नहीं है महाराज। 8 महीने पहले तक डंकापति के देवत्व से सुर असुर नर किन्नर सब कांपते थे। याद नहीं कि उनके परम प्रतापी दिनों में कभी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुए हों। आज डंकापति की हालत उस जिन्न के जैसी हो गई है जिसकी जान तोते में कैद है। तोते को मरोड़ो तो जिन्न को दर्द होता है,
टेलीप्रॉम्प्टर पकड़ लो तो डंकापति की जुबान बंद हो जाती है। यह उनके देवत्व के अधोपतन के कारण ही तो हुआ है। और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ। संजय ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक और उदाहरण पेश किया। बात सिर्फ इतनी नहीं है महाराज। 5 महीना पहले डंकापति ने खुद ऐलान किया था कि ब्रिक्स देशों के व्यापार में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना चाहिए। आप खुद सुनिए। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। 5 महीना पहले वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा दे रहे थे। इसके बाद अमेरिका में डंकापति के खासुल खास मित्र डोनाल्ड भाई ट्रंप सत्ता में आ गए। उन्होंने धमकाया कि जो देश डॉलर को साइड करेंगे उनको अमेरिका से व्यापार में 100% टैरिफ देना होगा। इस धमकी से डंकापति पलट गए। अब वो कह रहे हैं कि हम डॉलर के विरोधी कतई नहीं हैं, न रहेंगे। We've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. धृतराष्ट्र समझ गए कि आज संजय भरा हुआ आया है, पूरा उगल कर जाएगा। सो उन्होंने संजय को थोड़ा डाइवर्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, ये जो डंकापति इंटरव्यू दे रहे थे वो महोदय कौन हैं? अचानक से उन्होंने ये नया सामान कहाँ से निकाला है? संजय ने बात को लपकते हुए कहा, इनका नाम निखिल कामत है। कामत जी उम्मीद से हैं। धृतराष्ट्र मैं दरबारी थोड़ा अचकचाए। तब संजय ने कहा, कामत जी को लंबे समय से एक अदद बैंकिंग लाइसेंस की तलब है, लेकिन आर्यावर्त का रिजर्व बैंक बार बार उनकी डिमांड को खारिज कर देता है। We really want to be a bank, but however we have tried over the last many years, we have not been allowed to. संजय बोल रहे थे, धृतराष्ट्र सुन रहे थे। इसके बाद किसी समझदार ने कामत जी को सलाह दी कि सीधा डंकापति से कनेक्शन भिड़ाओ। इसके बाद डंकापति का ये इंटरव्यू हुआ। कामत जी एक बार फिर उम्मीद से हैं। अब तक की कथा का सार यही है। धृतराष्ट्र ने पूछा, और क्या क्या बात हुई? संजय ने कहा, बातें तो बहुत सारी हुई महाराज, लेकिन जिस एक बात पर आपको, हमको और पूरे आर्यावर्त को सचेत रहना चाहिए वो ये है। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। डंकापति का ये सुर सुनकर धृतराष्ट्र और सारे दरबारी कांपने लगे। धृतराष्ट्र के मुंह से निकला, ये अभी भी गुंताड़े में ही जी रहे हैं। इतने बड़े बड़े ब्लंडर के बाद भी इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिसे ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कहते हैं, दरअसल उसे अहंकार का मिस एडवेंचरिज्म कहते हैं। यह कहते कहते धृतराष्ट्र चुप हो गए। वो डंकापति के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन संजय को मजा आ रहा था। वो बीच में कूद पड़े। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं डंकापति की एक आध रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का मुजाहिरा करूं महाराज। धृतराष्ट्र फंस गए। इजाजत के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। संजय ने इजाजत मिलते ही डंकापति की तथाकथित रिस्क टेकिंग प्रतिभा का पहला उदाहरण पेश किया। नोटबंदी याद है आपको? एक झटके में पूरे देश को महीनों तक लाइन में लगाए रखने का रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जब लोग अपने ही खून पसीने की कमाई पाने के लिए दर दर भटकते रहे। बेकारी की तरह लाइन लगा जाए, बता बेटा, और तबीयत खराब है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस अमीर का 100 करोड़ का बिजनेस है उसका 25 करोड़ तो वाइट होगा, और जिस आदमी का 500 रुपए का कारोबार है, 300 रुपए का कारोबार है, मजदूर आदमी वो क्या करेगा? गाड़ी का काम करता हूँ मैंने सुबह से निकला 1 रुपया नहीं कमाया। मैंने बताइए आप क्या बच्चों को क्या खिलाएगा आदमी? शाम तक नंबर आने का होता है, पता चलता कैश खत्म हो गया। एक बुढ़िया मरी यहाँ पर बेचारी को, मतलब पुतेरा 2 लड़के लेके गए, लेकिन वो बची नहीं, मर गई। वो 6-6 घंटे खड़ा होकर जा रहा है आदमी, परेशान होकर जा रहा है यहाँ से। क्या फायदा इसके? वैसे तो 6-7 बार आके गेट तक पहुँचता है, कैश खत्म, कभी वापिस। लाइन में लगेगा तो मजदूरी करने क्या जाएगा? फिर कहाँ से दिहाड़ी आएगी? पहली फिल्म खत्म हुई तो संजय ने दूसरी फिल्म चला दी। इनकी तथाकथित रिस्क टेकिंग के चक्कर में देखते ही देखते पूरा देश सड़कों, रेल की पटरियों पर पैदल चलने लगा। कोरोना की कहर जगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी, कोरोना की कहर जगी थी। संजय ने बोलना जारी रखा।
सबको पैदल कर देने के आपराधिक फितूर को डंकापति रिस्क टेकिंग कैपेसिटी समझते हैं। मने अभी तक उनको एहसास नहीं है कि उनके ख्याली गुंताड़े की कीमत देश की जनता कैसे चुकाती है। धृतराष्ट्र संजय से सहमत होते हुए बोले, भगवान डंकापति को सन्मति और सद्बुद्धि दे। आर्यावर्त एक और रिस्क टेक नहीं कर सकता। रिस्क टेकिंग क्षमता के प्रदर्शन के चक्कर में श्रीमान कई बार पूरे देश को रिस्क में डाल चुके हैं। पूरी सभा ने चिंता के सुर में आमीन आमीन का उद्घोष किया। चिपचिपी सर्दी ढलती शाम के साथ और गाढ़ी हो गई थी। अंधेरा घिर आया था। धृतराष्ट्र सिंहासन से उठकर अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। अब हम बात करेंगे खबरिया चैनलों की अंधकारपूर्ण दुनिया में मची हुई गलाजत की। जब आपकी ट्रेनिंग नफरत के कारखाने में हुई हो और परीक्षा में सवाल सिलेबस से बाहर आ जाए, तब क्या होता है? वही होता है जो 2 शब्दों वाले भाई साहब के साथ हुआ। किसको कहते हैं वैदिक घड़ी? नहीं, पर आजकल डिजिटल वॉच का जमाना है। मेरे को समझाओ तो सही, वैदिक घड़ी क्या होती? वैदिक घड़ी जो कि अपने तरीके से पंचांग वगैरह सब बताती है। पंचांग क्या होता है बताओ जरा। जिसके हिसाब से तिथियां चलती हैं। तो तिथियां कैसे बनती बताओ जरा। अब जब से गुड़ी पड़वा शुरू होता है तब से विक्रम संवत शुरू होती है। गुड़ी पड़वा कैसे शुरू होता है? अब आप तो मेरा इंटरव्यू लेने लग गए हो। खैर, आज हम नफरती चिंटुओं की बजाय नफरत के पूरे कारखाने पर बात करेंगे। इसका नाम है जी न्यूज। पहले तिहाड़ शिरोमणि के कारनामों से यह कारखाना आबाद था। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। आज हम धर्म परिवर्तन का एक सीक्रेट कोड आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में एक हिंदू को मुसलमान बनाने के कितने पैसे दिए जाते हैं, कितना खर्चा किया जाता है। आज भी ये वैसे ही काम करता है, लेकिन लोगों ने इसे तवज्जो देना बंद कर दिया है। लोग जितना इसे नजरअंदाज करते जाते हैं, ये कारखाना उतना ही जहरीला धुआं उगलने लगता है। पिछले 1 हफ्ते में इस चैनल ने धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर जिस तरह के शोज किए हैं, उसके आधार पर इस चैनल का लाइसेंस बड़े आसानी से रद्द हो जाना चाहिए। आप एक झलक देखिए। भाईजान की तलाश में सनातनी सेना। बड़ी खबर, महाकुंभ पर पलट गए मुस्लिम। बवाल शुरू, महाकुंभ के मेहमान स्वागत करेंगे मुसलमान। योगी के अल्टीमेटम से घबराए मौलाना, पलट गया खेल। बैन, मुसलमानों का बयान चौंका देगा। मुसलमानों पर रेड, मचा भयंकर बवाल। जिस तरह से ये चैनल नफरत का जहरीला धुआं उगल रहा है, वैसे ही कुछ एंकर भी बेचैनी से उगल रहे हैं। चापलूसी के दरबार में जोर जोर से घंटा बजाकर अपना रिपब्लिक खड़ा करने वाले अर्नब गोस्वामी को अब कोई नहीं पूछता है, लेकिन इस हफ्ते उन्हें थोड़ी चर्चा मिली। उन्होंने योगी दरबार में फिर से फिरका परस्ती, चापलूसी और बेशर्मी का मिक्सचर बनाकर लोकप्रिय होने की असफल कोशिश की और साथ में कुंभ के नाम पर योगी दरबार द्वारा भर भर कर बांटा जा रहा विज्ञापन का पैसा अपनी अंटी में डाला। आप तो बस सवाल देखिए और सवाल की धार देखिए। तो मेरा सवाल यह है योगी जी, सीधा सवाल है कि क्या महाकुंभ, इस बार का महाकुंभ राष्ट्रवाद के साथ हिंदू एकता और सनातन को शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है? देखा आपने, राष्ट्रीय एकता तभी संभव है जब देश में रहने वाली 20 करोड़ मुस्लिम आबादी को जमकर गरियाया जाए। ये चमत्कार है। लेकिन गोस्वामी इतने भर से नहीं माना। उन्होंने चापलूसी के मक्खन का दूसरा ढेला योगी जी के मुंह पर दे मारा। आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही और आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और लोग इसी बात के लिए आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करते हैं, आपको इधर उधर की बात नहीं करते। चापलूसी करके माल बनाने तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इनके भीतर भी थोड़ा सा डंकापति बसते हैं। फितूरी दिमाग की उपज देखिए। इस उड़कचुल्लू एंकर की दिली तमन्ना है कि घर वापसी हो। कुछ लोग घर वापसी का मजाक समझ रहे थे, मगर आजकल एक ट्रेंड ये भी है, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, कि जिनके पूर्वज हिंदू थे, किसी दबाव में धर्म बदल ली थी उन्होंने, वो वापस सनातन के पथ पर लौट रहे हैं। क्या ये एक नया सोशल ट्रेंड है?
नए पत्रकार इन दिनों जहां कहीं भी जाते हैं, उनका एक अनुभव सबसे आम है। आम लोगों के मन में पत्रकारों के लिए न तो कोई सम्मान बचा है, न ही कोई भरोसा। ये दोनों ही चीजें अर्नब गोस्वामी जैसे चापलूस दरबारी एंकरों के कारण ही खत्म हुई हैं, और इनके जैसे एक आध नहीं, बहुतेरे हैं। विज्ञापन के पैसे का मोटा हिस्सा मारने की कोशिश में ये पत्रकार इतनी बेशर्मी से पत्रकारिता की बलि चढ़ा रहे हैं। जो पत्रकारिता आपके लिए यानी जनहित के लिए होनी चाहिए, उसे पैसों के लिए सरकारों के सामने इन्होंने समर्पित कर दिया है। इसका विकल्प अब सब्सक्रिप्शन का मॉडल है। अगर आप पत्रकारिता में थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे तो पत्रकारिता भी जनहित को सबसे ऊपर रखेगी। न्यूज लॉन्ड्री देश का पहला मीडिया संस्थान है जो पूरी तरह से आपके सब्सक्रिप्शन पर आधारित है। हमने आपके सुझावों को ध्यान में रखकर छोटी कीमत वाले सब्सक्रिप्शन के विकल्प शुरू किए हैं। अब आप 99 रुपए की राशि पर भी न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें या फिर हमारी वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद सब्सक्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके आप हमारी मदद कर सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मोदी सरकार का अपना दरबारी मीडिया है, उसी तरह विपक्षी दलों का भी अपना एक दरबारी मीडिया नेटवर्क धीरे धीरे खड़ा हो चुका है। छोटे नवाब की पार्टी इस मामले में बाकियों से 21 है। हम इस हफ्ते बात करेंगे मेरे मित्र संजय भाई शर्मा की। लेकिन संजय शर्मा पर बात करने से पहले हमें संजय सिंह को संक्षेप में जान लेना चाहिए। संजय भाई संसद से लेकर सड़क तक सबकी मौज किए रहते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के राजमहल में 6700 जोड़ी जूता, 5000 सूट, 200 करोड़ का झूमर और 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है। ये बात वैसे ही साबित हो चुकी है जैसे अरविंद केजरीवाल के घर में 45 करोड़ की साज सज्जा और सोने का संडास। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और 5 इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। बकौल संजय भाई ये सारी बातें साबित हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने मीडिया को ये बात अब बता दी है। हम यहाँ 10 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। अगर वो नहीं दिखाना चाहते, इसका मतलब ये सारी चीजें अंदर मौजूद है, 10-10 लाख की पेन मौजूद है, तो ये साबित हो गया। ये कैसे साबित हुआ, इसको लेकर विद्वान कंफ्यूज हैं। मेरी सलाह है कि सीधे संजय भाई से ही पूछ लें। लोकतंत्र को विधिवत मौज तंत्र में तब्दील कर दिया गया है। शीश महल और राजमहल की लड़ाई नेता आपस में लड़ रहे हैं। जनता के 7 स्टार टाट महल पर चर्चा इसके बाद होगी। खैर, हम संजय सिंह से मित्र संजय शर्मा पर आते हैं। संजय भाई विस्फोटक पत्रकार हैं। विस्फोट करना उनकी पत्रकारिता का सबसे बुनियादी तत्व है, बिल्कुल इसी तरह से। बकवास! No, 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 no! I will not allow this! I will not allow this! This has to stop! संजय जी की पत्रकारिता का नाम 4 PM है, लेकिन उनका अंदाज 8 PM वाला होता है। उनकी खबरें एक सुरूर की तरह हैं, जिसके ऊपर चढ़ती हैं उसे अगले दिन तक हैंगओवर बना रहता है। लगभग हर रोज मोदी शाह की सरकार गिराते हैं। जिस दिन सरकार गिरने से बच जाती है, उस दिन NDA बिखर जाता है। संजय भाई कभी नीतीश कुमार के हाथों अमित शाह को सड़क पर लाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार राहुल गांधी की गोद में बैठ जाते हैं। लेकिन संजय भाई बहुत ईमानदार पत्रकार हैं। इंटरव्यू की शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा वैसा सवाल वो पूछेंगे ही नहीं। मैं कोई बहुत वैसे वाले सवाल नहीं पूछूंगा जो आप लगातार आप देखते रहते होंगे। नेता से वही पूछना है, नेता का वही जवाब आना है। इनसे पूछो तो वो जवाब आएगा, कांग्रेस से पूछो तो वो जवाब आएगा। रोज रोज वही। क्या करते हो चूतियापन? कुछ नया करते हैं। कुछ नया ही इस इंटरव्यू की टैगलाइन थी। इसमें कुछ भी पुराना नहीं पूछा संजय भाई ने। इस हाहाकारी इंटरव्यू के लिए आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा संजय भाई के सामने पलक और पावड़े बिछाकर बैठा। आला कमान से जिला प्रमुख तक एक ही लाइन में। फिर जो संजय भाई ने सबकी रेलगाड़ी बनाई, वह आगे से पोंपों और पीछे से छुक छुक करती भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में अजर अमर हो गई। अरविंद जी, सबसे मजेदार बात, पहला सवाल ये, लोग कहते हैं कि दो तरीके से लोगों को मनाया जा सकता है। बहुत प्यार से रहो तो बनाया जा सकता है, या फिर प्रिंसिपल की तरह रहो, डांट डपट के रहो। ये सारे लोग प्यार से रहते हैं या प्रिंसिपल वाली घूमता में रहते हैं। आशी जी, सच बताइए कि आप इतनी पढ़ाई लिखाई करके
मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएंगी, घर वालों ने, आपने दोनों ने सोचा था? सत्य जी, आपकी एक दर्दनाक फोटो ने शायद पूरे देश को बहुत आहत किया, और ईमानदारी से मैं बताऊं कि कुछ लोगों से आपको मैंने आंसू भी देखे, क्योंकि राजनीति ऐसी नहीं होती थी कि इस हद तक जाए कि इतना पीड़ित कर दिया जाए आदमी के। कितना किलो वजन कम हो गया था आपका? सौरभ भाई, आप तो ग्रेटर कैलाश की से लड़ भी रहे चुनाव, तो ये जो बढ़िया सा कोट पहनने की आजादी है, मेरे ख्याल किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होती। हमारा तो यूनिफॉर्म होती है कि कुर्ता पजामा, मन भी करता हो किसी का तो आप भी कुर्ता पजामा के रहना है। आपने देखा सब तारीफ कर रहे थे। संजय भाई गोदी मीडिया का एंटीथीसिस हैं, मतलब इन 5 में से 3 लोग जेल से होकर आए थे। शीश महल की बात हो रही है, दिल्ली में कचरा बढ़ता जा रहा है, यमुना जहरीली है, लेकिन मजाल क्या कि संजय भाई वो सवाल पूछ लें। लगता है आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है। रुकिए, थोड़ा आपके मजे का प्रबंध करता हूँ। पवित्रता और ईमानदारी के शलाका पुरुष की मीडिया के बारे में विचार सुन लीजिए। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराई जाए और मीडिया वालों से सबको जीत भेजा जाए। मोदी जी से मिली भगत कर लारा लप्पा करने वाले गोदी मीडिया के लिए अरविंद केजरीवाल कभी जेल के हिमायती थे। एक्चुअली एक दौर में सबको जेल भेजना केजरीवाल जी का सबसे प्रिय तकिया कलाम हुआ करता था। लेकिन आज केजरीवाल जी को मोदी छाप गोदी मीडिया की तरह ही आपका अपना मीडिया चाहिए। खैर, हम बात कर रहे थे मेरे मित्र संजय शर्मा की। संजय भाई ने एकदम होम्योपैथी की मीठी गोलियों जैसी मीठी मीठी बात की। मेरी 2 सलाहें हैं संजय भाई को। एक तो अरविंद जी को मीठा मना है तो थोड़ी फीकी बातें भी कर लिया करें। आपकी मदद के लिए कुछ रेडीमेड सवाल हम यहाँ रख देते हैं, चाहे तो अगली मुलाकात में इनका उपयोग कर लें। यमुना नदी की सफाई का वादा अधूरा क्यों है? यमुना पहले से भी गंदी क्यों है? दिल्ली की खराब हवा का समाधान 10 सालों में क्यों नहीं हुआ? साफ पीने का पानी दिल्ली के कई इलाकों में आज भी क्यों उपलब्ध नहीं है? मुसलमानों से जुड़े हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी मुंह क्यों सिल लेती है? आरएसएस को पत्र लिखकर आप दूसरी भाजपा क्यों बनना चाहती है? दिल्ली के स्कूलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठाकर भाजपा की पिच पर बैटिंग क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में आज भी बदहाल स्थिति क्यों है? वहां पेसमेकर तक नहीं है। संजय भाई, जब आप ये कहते हैं कि पत्रकारिता में 3 दशक का अनुभव है, तब उस अनुभव का मान रखने के लिए ये सवाल पूछने जरूरी हैं। वैसे संजय भाई ने जो सवाल किए उसमें मेरा सबसे पसंदीदा सवाल ये है। केजरीवाल का जो दिमाग है ना, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। हमने ये पढ़ा था, दिमाग तो हमारे पास भी उतना ही है, 100 ग्राम 250 ग्राम आपके पास भी है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा करंट आपका आता है, तो ये डायरेक्ट बजरंगबली का कनेक्शन है, ये आप निकाल के कहाँ से ले आते हैं? एक्स्ट्रा करंट आपका आता है, तो ये डायरेक्ट बजरंगबली का कनेक्शन है, ये आप निकाल के कहाँ से ले आते हैं? इस सवाल के जवाब में मुझे अपने मनोज भाई की शिद्दत से याद आ गई। करंट के ऊपर उन्होंने जो खूबसूरत साहित्य लिखा है, उससे किसी को भी वंचित नहीं रखना चाहिए। अरे बैक तुम्हारे ले, अकबों पर तुम्हारे ले, लड़की भी आई बड़े तुम्हारे ले। अयोध्या में प्रभु राम को आवास आवंटित हुए 1 साल होने को है। इस मौके पर अयोध्या महोत्सव का आयोजन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा आयोजन मनोज भाई से इंस्पायर्ड होकर शालीनता, सुविचार वाले भोजपुरी गानों से लथपथ था। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी। इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है। यह प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक का आदिवासी इलाका है, जहां रहने वाले लगभग 50 आदिवासी परिवार के बच्चों के लिए एक भी स्कूल आसपास मौजूद नहीं है। ये लोग माजरा पुरवा के जंगलों के आसपास बसे हैं। बच्चे सब ऐसे ही भाग रहे हैं, बहुत दूर स्कूल है, जाते नहीं अकेले। कितना बच्चे हैं आपके? हमारे 4 थे, पर चारों नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, अब स्कूल दूर है। आगे का कोई विकास है न बढ़ पाई भाई, उनके लगे स्कूल है, पढ़ रहे हैं, वो आगे का बच रहे हैं, हम लोग पाछे का जा रहे हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।